हेलो एवरीवन। कल जैसे हमने डिस्कस किया था एससीपी के हवाले से, उसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन, देन उसके जो डिफरेंट वर्जन्स हैं, और फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया इम्प्लीमेंटेशन फेस। मैंने आपसे कहा था कि आपने जो है एज अ कंसल्टेंट जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, आपने उसके ऊपर थोड़ा सा वर्कआउट करना है कि हाउ एससीपी कंसल्टेंट परफॉर्म हिज जॉब इन इंडस्ट्री। तो उसमें दो तरीके आते हैं, या तो आप जिस इंडस्ट्री में जाते हो वहाँ पे ऑलरेडी एससीपी इम्प्लीमेंट हो चुका होता है, तो आपने वहाँ पे क्या करने, बैक सपोर्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती है। सेकंड ऑप्शन आता है कि जिसमें एससीपी को आपने वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना होता है, और जहाँ पे आपने एससीपी को इम्प्लीमेंट करना होता है तो वहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो है आपका लाइसेंस। ओके। तो जैसे कि मैंने कल आपसे कहा था ना कि मतलब कि 5 बेसिक पैरामीटर्स होते हैं जिसमें आप ये डिसाइड करते हैं कि आपने अपने क्लाइंट को कौन सा वर्जन ऑफर करना है, B1 करना है, एस4हाना करना है, अरीबा करना है, या आपने सिग्नेवियो करना है। सिग्नेवी भी है, वो मैं कल आपको बताना भूल गया। और ईसीसी भी है, लेकिन ईसीसी जो है वो 2025 और 2027 तक ये रहेगा एक्टिवेट, देन उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसी तरीके से ऐसे भी जॉब जो है ये भी होप्स हो के कमिंग जो है, क्या उसे कहते हैं, 27-28 में वो भी एक्टिवेट हो जाएगा। तो 5 चीज़ें हैं जिसमें आप देखते हैं, नेचर ऑफ बिजनेस, साइज ऑफ बिजनेस, नंबर 3 डिपार्टमेंट्स ऑफ बिजनेस, नंबर 4 यूजर्स ऑफ बिजनेस, नंबर 5 बजट ऑफ बिजनेस। इन पांचों चीज़ों की बेस पे आप ये देखते हैं कि भाई इनको आपने एस्ट्रोहाना करना है या B1 करना है। आप ये जब आप उनको क्या उसे कहते हैं, सॉफ्टवेयर आपने जब उनको ऑफर करना है ना, उससे पहले आप ये देखते हैं कि भाई हर सॉफ्टवेयर के लाइसेंस की नेचर क्या है, उनकी कॉस्ट क्या है। तो एससीपी के कुछ लाइसेंस है जिसमें आता है प्रोफेशनल लाइसेंस, टाइप्स ऑफ एससीपी लाइसेंस। अच्छा, इसमें आपके पास आ जाते हैं प्रोफेशनल लाइसेंस आता है, और यूजर बेस्ड लाइसेंस आता है, लिमिटेड लाइसेंस आता है, और इसके अलावा आपके पास आता है एक और नई चीज़ है, FUE। यहाँ पे आपको मैं बताऊँ कि शायद यहाँ पे हो, फिर उनकी कॉस्ट कितनी होती है। अच्छा, एनीवे यहाँ पे बताइए कुछ और ही बता रहे हैं। तो आप लोग ये नोट करें, अगर आपके पास नोटबुक है, सबसे पहले आपका आता है प्रोफेशनल लाइसेंस, एससीपी प्रोफेशनल लाइसेंस, एससीपी प्रोफेशनल लाइसेंस। अब प्रोफेशनल लाइसेंस क्या होता है कि ये आपको मालूम कि एक जब भी कोई भी आप सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं ना, तो उस सॉफ्टवेयर की एक एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेस होती है। तो वो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेस जो है वो आपका उसमें आती है, प्रोफेशनल लाइसेंस में आती है। अच्छा, प्रोफेशनल लाइसेंस में क्या होगा, आपने कंपनी का जितना भी डाटा है, जितना भी उसके यूजर्स हैं, जितने भी उसके मास्टर डेटा है, बैक एंड के ऊपर जितनी भी कंट्रोलिंग है आपके पास, वो उसका प्रॉपर एक अथोराइजेशन आपको दी जाती है ताकि आप हर चीज को कंट्रोल कर सके। अच्छा, सेकंड नंबर पे आता है आपका यूजर्स लाइसेंस। यूजर लाइसेंस जो है ये आम तौर पे हम रेकमेंड करते हैं कि आपका डिपार्टमेंट है और उस डिपार्टमेंट में आप जितने भी जो एम्प्लॉयज ने जो वर्कआउट करने उसको हम कहते हैं यूजर्स लाइसेंस। अच्छा, इसके इससे पहले, अच्छा, यूजर्स लाइसेंस जो है ये डिपेंड करता है आपका मॉड्यूल के ऊपर। अब फॉर एग्जांपल ये आपके पास एसएपी ईआरपी सिस्टम आ गया, ये सर्वर सिस्टम। एक तो आपने सर्वर बाय करने, सर्वर जो है ये किसकी अलग कॉस्ट होती है, जैसे कि क्लाउड सर्वर आपने परचेस करना है या प्रीमियस बेस के ऊपर आपने परचेस करने, सर्वर एक अलग चीज़ होती है। ओके, उसके अलग एसएपी उसके चार्जेस लेती है।
उसके बाद आता है प्रोफेशनल लाइसेंस। प्रोफेशनल लाइसेंस डिपेंड करता है कि अगर आपका जो बिजनेस है वो एक पॉइंट पे है तो आपने एक प्रोफेशनल लाइसेंस यूज करना है। अगर आपका बिजनेस डिफरेंट सिटीज में है, लेट्स से कि 5 सिटीज में है, तो आपने 5 प्रोफेशनल लाइसेंस को यूज करना है। अच्छा, तो प्रोफेशनल लाइसेंस की जो कॉस्ट है वो $2600 है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं उसके बाद हम बात करते हैं डिपार्टमेंट। जैसे कि यहाँ पे सेल्स डिपार्टमेंट है, वेयर हाउस डिपार्टमेंट है। तो इस इन दोनों डिपार्टमेंट्स के लिए हम मॉड्यूल्स यूज करते हैं सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो वो मॉड्यूल के एक अलग चार्जेस होते हैं। ओके, अच्छा, मॉड्यूल के अंदर लेट्स से कि सेल्स डिपार्टमेंट में 5 वर्कर्स ने काम करने, वेयर हाउस में भी 5 वर्कर्स ने काम करने, दोनों कितने वर्कर्स बन गए? 10 वर्कर्स आपके पास हैं। तो इन दोनों मॉड्यूल्स, इन दोनों डिपार्टमेंट्स के लिए हम एक मॉड्यूल यूज करेंगे, और उस एक मॉड्यूल के अंदर हम 10 वर्कर्स के लिए 10 यूजर लाइसेंस परचेज करेंगे। तो यूजर लाइसेंस की जो कॉस्ट है वो $1300 से लेकर $1700 तक ये इसकी एक स्टैंडर्ड कॉस्ट है। ओके, तो अच्छा, फिर यहाँ पे देखें आपके पास लॉजिस्टिक आ गया। लॉजिस्टिक अलग मॉड्यूल बनता है, स्टोर पर और स्टोर और परचेज इसका अलग मॉड्यूल बनता है। अब मैं आपको जरा ये भी दिखाता हूँ इसके अंदर। जैसे कि ये है ना आपका लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स में आपके पास आते हैं सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास सेल्स है, शिपिंग, ट्रांसपोर्टेशन, बिलिंग है, और मटेरियल मैनेजमेंट। मटेरियल मैनेजमेंट आपका एक मॉड्यूल, उसके अंदर आपके पास परचेजिंग डिपार्टमेंट है, आपके पास इन्वेंट्री डिपार्टमेंट है, आपके पास इन्वॉइसेस डिपार्टमेंट है। अब यहाँ पे दो किस्म के इन्वॉइसेस आप प्रिपेयर करते हैं। या तो इन्वॉइसेस जो है वो क्या उसे कहते हैं, MM मॉड्यूल के अंदर प्रिपेयर की जाती हैं, या फिर आप उसको अकाउंटिंग में उसको क्रिएट करते हैं, इन्वॉइसेस को क्रिएट करते हैं। दोनों ऑप्शन हैं। ये कंपनी के पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी किस पॉलिसी के मुताबिक, किस स्ट्रेटजीज के मुताबिक वो अलाउ करती है कि इन्वॉइसेस किस डिपार्टमेंट ने क्रिएट करनी। अब यहाँ पे ये देखें कि लेट्स से कि आपको चाहिए परचेज डिपार्टमेंट, इन्वेंट्री डिपार्टमेंट, और ये आपका लॉजिस्टिक इन्वॉइस डिपार्टमेंट, जिसका काम क्या होगा इन्वॉइसेस को क्रिएट करना। तो यहाँ पे आपके पास स्टोर डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, और लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट है। तो इन तीनों को हम किस में लेके आएंगे? MM मॉड्यूल के अंदर। अब MM मॉड्यूल की अलग कॉस्ट होती है, और उस मॉड्यूल के अंदर लेट्स से कि स्टोर डिपार्टमेंट में 10 लोग काम करें, परचेज में 3 लोग काम करें, लॉजिस्टिक में भी 7 लोग काम करें। 10, 3 और 7, 20 लोग काम करें, तो 20 लोगों के लिए, 20 वर्कर के लिए आपने 20 लाइसेंस को परचेज करना है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं प्रोडक्शन पे। तो प्रोडक्शन में जब आप आते हैं, तो प्रोडक्शन में आपको क्या चाहिए? ये प्रोडक्शन कहाँ पे है? प्रोडक्शन है, ये प्रोडक्शन है, ये प्रोडक्शन आ गया। अच्छा, आप प्रोडक्शन के अंदर आपके पास है शॉप फ्लोर। आमतौर पे प्रोडक्शन में जो सबसे अहम जो कंपोनेंट है वो है शॉप फ्लोर। तो शॉप फ्लोर में आपके पास, आपने देखा होगा कि भाई डिफरेंट जो हम बेवरेजेस की एग्जांपल लेते हैं, पेप्सी की एग्जांपल ले लेते हैं। तो पेप्सी आपको पता है कि वो क्या उसे कहते हैं, वो बनाती है सॉफ्ट ड्रिंक भी बना रही है, और सॉरी पेप्सी कोल्ड ड्रिंक बना रही है, पेप्सी वाटर भी बना रही है। और कोल्ड ड्रिंक के अंदर डिफरेंट उसकी है, पेप्सी है, और मतलब कि वो 7 अप भी है, डिफरेंट फ्लेवर्स के उसके कोल्ड ड्रिंक्स बनती हैं। तो इट्स मीन के पेप्सी के जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं प्रोडक्शन के। तो जो प्रोडक्शन के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनको हम कहते हैं शॉप फ्लोर। ओके, आप हर शॉप फ्लोर के अंदर लेट से कि आगे आपके 10 वर्कर्स काम कर रहे हैं। एक होती है लेबर, एक होती है वर्कर या एम्प्लॉयज। तो लेबर तो एससीपी के ऊपर काम नहीं करेगा, अलबत्ता जो वर्कर्स हैं जिन्होंने एससीपी के ऊपर काम करना है, तो उनको हम यूजर्स कहते हैं। ओके, तो प्रोडक्शन में 5 डिपार्टमेंट्स हैं। सॉरी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर 5 सब डिपार्टमेंट्स आ गए, और हर डिपार्टमेंट के अंदर 10 यूजर्स वर्कर काम कर रहे हैं। तो 5 × 10 50 यूजर्स आपके बन जाते हैं प्रोडक्शन में।
तो आपने प्रोडक्शन पीपी प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल परचेस करना है और उस पीपी के 50 आपने यूजर्स को परचेस करने। ओके, तो अब ये देखें कि अब आप देख लेंगे सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के कितने आपके पास आ जाते हैं यूजर्स हैं, फिर उसके बाद एमएम के यूजर्स कितने आ गए, फिर आपके पास प्रोडक्शन के यूजर्स कितने आते हैं। अब हम आते हैं फाइनेंस के ऊपर। फाइनेंस में जब आते हैं तो फाइनेंस का जो सब जो डिपार्टमेंट्स हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपके पास जनरल लेजर आ जाता है, आपके पास एआर है, एपी है, बैंक है, फिक्स एसेट है, और ये इसके बेसिक 5 जो इसके डिपार्टमेंट्स हैं, जो मेजर डिपार्टमेंट्स हैं। तो आम तौर पे जितने भी इंडस्ट्रीज हैं उनमें ज़्यादातर जो है फाइनेंशियल के मॉड्यूल्स, सॉरी फाइनेंशियल के यूजर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं उसके फाइनेंस की। फाइनेंस में आपके पास जनरल लेजर में आपके पास आ जाते हैं 20 यूजर्स हैं, और 10 इन दोनों में आ जाएंगे, और बैंक में भी 10 आ गए, फिक्स एसेट के 5 आप बन जाते हैं। तो 20, 10, 10, 40, 50 और 55 और 55 ये आ गए, और 5 हम इसमें और ऐड कर लेते हैं, 60 आपके पास यूजर्स बन जाते हैं। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं एडमन की। एडमन में आमतौर पे क्या होता है, एडमन में आपका जनरल लेजर का एक एडमन को या तो हम देते हैं FBCJ, जिसमें कैश ट्रांजैक्शंस पोस्ट की जाती हैं, या फिर उसको आप देते हो FB50, ओके, जिसमें वो जो डिफरेंट ट्रांजैक्शन है उसको पोस्ट करता जाएगा। अच्छा, उसके बाद अकाउंट्स डिपार्टमेंट आपने एक सुना होगा कॉस्ट अकाउंटेंट। डिफरेंट इंडस्ट्री में कॉस्ट अकाउंटेंट बकायदा एक डेजिग्नेशन दिया जाता है, जिसका काम क्या होता है कि जितने भी कॉस्ट है उसको प्रॉपर रिकॉर्ड करता जाए। तो कॉस्ट अकाउंटिंग जो है आपकी कंट्रोलिंग में आती है। कंट्रोलिंग में भी डिफरेंट आपके पास इसके डिपार्टमेंट्स है, जिसमें कॉस्ट एलिमेंट है, कॉस्ट सेंटर है, IO है, इंटरनल ऑडिटर्स है, ABC है, और PCC है, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस है, और प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग है। अच्छा, अब ये क्या होते हैं ये तो मैं आपको लेटर ऑन एक्सप्लेन करूंगा। तो इसके भी आप ये देख लें कि कॉस्ट अकाउंटेंट कॉस्ट डिपार्टमेंट में आपके तकरीबन 20 यूजर्स इसमें आ जाएंगे। तो अब ये देखें, अब जितने मैंने आपको यूजर्स बताए ना, ये तकरीबन मोर देन 100 चले गए, यानी कि 150 यूजर्स इसमें चलेंगे। आप कैलकुलेटर निकालें जरा, कैलकुलेटर, और इसमें आप देख लें 2600। अच्छा, ये बन गया, और उसके बाद हम लेट से लेते हैं 200 यूजर्स इनटू कितने था, हम लेते हैं 1500, बल्कि एक काम करते हैं 1500 150, तो 200 यूजर्स है और 1500 है, इनटू हम लेते हैं इनटू 84 मिलियन। अब 84 मिलियन जो है ये कितनी ये कौन सी कॉस्ट है, कौन बताएगा जल्दी से बताइए। 84 मिलियन किस चीज की कॉस्ट है? तो ये जो 84 मिलियन है ना, ये आपके बनती है 84 मिलियन PKR, ये आपकी बनती है उसकी यूजर्स लाइसेंस कॉस्ट बनती है। अच्छा, उसके बाद ये जरा प्लीज नोट कीजिए आप में से कोई भी इसको। उसके बाद क्या होते हैं, आप आ जाते हैं उसके ऊपर क्या उसे कहते हैं, एक पॉइंट होगा तो 2600, और अगर आपके 5 डिफरेंट पॉइंट्स हैं तो हम उसको 2600 इंटू 5 इंटू 280, 3.6 मिलियन। ये ना 3.6 मिलियन ना, 3.6 मिलियन जो है प्लस 84 मिलियन, 87.6 मिलियन, ये आपकी लाइसेंस कॉस्ट आ जाती है।
अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं सर्वर एक्सेस की। तो जो आपकी आती है ना क्लाउड सर्वर, क्लाउड सर्वर आपको मंथली भी दिया जाता है, आपको एनुअली भी दिया जाता है। आपके अगर लेट से 200 है ना यूजर्स, तो इनको आप मल्टीप्लाई कर दें, लेट से हम लेते हैं तकरीबन अराउंड अबाउट $250, और इसको आप मल्टीप्लाई कर दें 280 के साथ, तो 14 मिलियन ये आपके कॉस्ट बन गई। तो 14 मिलियन प्लस 87 640 640, तो 100 मिलियन ये आपकी कॉस्ट बन जाती है, उसकी लाइसेंस कॉस्ट प्लस आपकी जो सर्वर कॉस्ट है। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट। 200 इंटू आप ले लें तकरीबन 100 ले लें, मैं राउंड अबाउट उसको लेके आ रहा हूँ, हालांकि 100 नहीं आता, ये तकरीबन 300 के करीब आते हैं, इंटू 280, 5.6 मिलियन प्लस 101 640 107 मिलियन। अब इसमें आप इसका 10% लें, बल्कि 10% नहीं 17%। आप में से कोई बता सकते हैं इसका 17% कितना बनेगा? 18 मिलियन। 18 मिलियन इसको आप जो है प्लस कर दें 107 मिलियन, 125.4 समथिंग, तो ये आपकी कॉस्ट बन जाती है। अब ये देखें कि यहाँ पे जो सबसे एक जो प्रोमिनेंट एलिमेंट था वो क्या था? आपका नंबर ऑफ यूजर्स। अब आपने एक क्लाइंट को बोल दिया कि सर आपका ये बजट होगा, ये तकरीबन 12.5 लाख बन जाते, सॉरी 12.5 करोड़ बन जाते। आपने अपने क्लाइंट को ये एक उसको एस्टिमेट कॉस्ट बता दी। अच्छा, अब क्लाइंट क्या करते हैं? वो कहते हैं कि आप एक काम करें, आप इसको आप S/4HANA को यूज करें और इस कॉस्ट को मिनिमाइज कर दें। तो जब आप कॉस्ट को मिनिमाइज करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि आप ये देखेंगे कि आपकी मेजर कॉस्ट कहाँ पे आ रही है। तो आपकी जो मेजर कॉस्ट आ रही है वो है यूजर्स के ऊपर। तो बाज़ का ऐसा भी होता है कि हम एक लाइसेंस लेके ना, फॉर एग्जांपल आपने एक मॉड्यूल ले लिया, उसके आपने 5 उसके एक मॉड्यूल के अगर 50 आपके पास यूजर्स हैं, आपने क्या किया? आपने 10 यूजर्स का लाइसेंस ले लिया और उन 10 यूजर्स के लाइसेंस को आपने कस्टमाइज सॉफ्टवेयर के साथ मर्ज कर दिया। उससे क्या होगा? उससे आपकी कॉस्ट मिनिमाइज हो जाएगी। तो इस तरह की स्ट्रेटजीज आप डिजाइन करके अपने क्लाइंट्स को ऑफर कर सकते हैं। ओके, पाकिस्तान में ज़्यादातर यही मॉडल फॉलो किया जा रहा है। इवन के दुबई में भी, सऊदी अरेबिया में भी यही मॉडल जो है इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में 3 सेक्टर ऐसे हैं जिनको हमने ये सारा मॉडल भी डिज़ाइन करके दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें होते हैं कि बीइंग अ कंसल्टेंट आपने जस्ट क्लाइंट को भी फोकस करना होता है कि भाई क्लाइंट को आप बेस्ट सर्विसेज कैसे और कौन सी प्रोवाइड कर सकते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो आपकी कॉस्टिंग है, जो आपकी फाइनेंसिंग है, जो आपका बजट है, इसको भी आपने प्रॉपर मैनेज करना होता है। यहाँ तक क्लियर? इज देयर एनीथिंग यू वांट टू डिस्कस प्लीज? जल्दी से बताएं। अच्छा, उसके बाद है अगला पॉइंट है हाउ टू परचेज लाइसेंस फ्रॉम एसीपी। एसीपी का अपना एक पोर्टल है, और एसीपी जो है आपने सुना होगा कि एसीपी पार्टनर्स। तो एसीपी ने जब भी कोई सॉल्यूशन
या कोई टेक्नोलॉजी या कोई भी चीज़ अगर एसएपी ने सेल करनी हो तो वो हमेशा अपने पार्टनर्स के जरिए उसको सेल आउट करती है। और अभी रिसेंट 2025 में एसईपी के जो पॉलिसीज के मुताबिक आप जो है एसईपी पाकिस्तान से भी परचेज कर सकते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि ये एक ऑफिशियल वे है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट देखिए आपके पास एक डिस्ट्रीब्यूशन है और आप डिस्ट्रीब्यूशन के बजाय डायरेक्ट आप जो ऑनर्स हैं उसके पास चले जाते हो, तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन का क्या फ़ायदा, फिर पार्टनर्स का क्या फ़ायदा। तो ये एक सीन हो चुका है इस्लामाबाद में, और हम लोग भी काफ़ी उनके साथ काम कर रहे थे, लेकिन उन्हें हमें बाईपास करके डायरेक्ट एससीपी को अप्रोच किया और वहाँ से उन्हें लाइसेंस परचेज कर दिए। तो उसमें होता है कि आपने अगर कोई भी लाइसेंस परचेज करना हो तो सबसे पहले आप यहाँ पे अपना एक अकाउंट क्रिएट करते हैं, और उस अकाउंट के बाद जो भी आपका जो बिजनेस आईडी है आप उसके मुताबिक पहले अपना यहाँ पे एक अकाउंट क्रिएट करते हैं। ओके, तो आप में से जो जो बिजनेस कर रहे हैं वो अपने एक बिजनेस ईमेल के जरिए यहाँ पे अपना एक अकाउंट क्रिएट करें, और उस अकाउंट के बाद एसएपी आपको फुल फ्लेज एक चेक लिस्ट प्रोवाइड करेगी कि आपने सोल्यूशन परचेज करना है, आपने लर्निंग पे आना है, और लर्निंग में लर्निंग हब इसमें आती हैं, सर्टिफिकेशंस इसमें आ जाती हैं, आपने सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, या आपने कोई प्रोडक्ट परचेज करनी है, प्रोडक्ट में आपके पास डिफरेंट इस किस्म के यहाँ पे जैसे कि ये कैटेगरीज हैं, सूट हैं, और सूट में आपके पास ये तमाम प्रोडक्ट चेक करें। ये आपका आ गया एक्सेस कंट्रोल, और एग्रीकल्चर में भी आ गई। मीन टू से कि जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उन इंडस्ट्रीज के मुताबिक ये देखें अरीबा बाइंग एंड इनवॉइसिंग, और यहाँ से आप जो है जो भी आपको मतलब कि आपको चाहिए प्रोडक्ट वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। ये BTPB है, और ये आपका अच्छा इसमें कुछ चीज़ ये है कि पाकिस्तान में जो ज़्यादा यूज़ हो रहा है ना वो है B1 और एस फॉर खाना, एंड रिपा जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर यूज़ करिए इसको, SAP BW खाना, और इस तरह से आप इसको एक्सपोजर कीजिएगा ताकि आपको मालूम है कि भाई एसएपी के कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, उनकी फीचर्स क्या हैं, उनकी कॉस्टिंग क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो यहाँ से आपको बहुत एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा और बहुत एक अथॉरिटिक आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बीइंग अ कंसल्टेंट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस सॉर्ट ऑफ थिंग। अच्छा चलिए इसको मतलब कि आपको आराम से इसको एक्सप्लोर कीजिएगा। अच्छा ये भी आपको बता दिया, और अब हम नेक्स्ट फेज में आते हैं। ओके, अब हमने ये एज्यूम किया कि भाई हमने इंडस्ट्री को भी स्टडी कर लिया, हमने लाइसेंस भी परचेज कर लिए, हमने सब कुछ कर लिया, अब हमने इसको क्या करना है, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा। तो अब जब भी आपने एससीपी के ऊपर वर्किंग करनी है ना, तो चाहे प्री इम्प्लीमेंटेशन हो या पोस्ट हो या जो भी हो, आपने इस स्लाइड को सामने रखते हुए काम करने। ओके, मैंने जैसे कल की क्लास में कहा था कि कंसल्टिंग का जो सबसे पहला काम होता है, जो इम्प्लीमेंटेशन फेसिस में कंसल्टिंग के जो जेटीस में सबसे जो पहला काम क्या होता है, प्रोजेक्ट प्रिपरेशन एंड प्लानिंग। तो अभी जो हमने कैलकुलेशन किए ना, तो वो आपकी फेज 1 में आती है। ओके, क्या आपने ये देखा भाई इनके डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं, हर डिपार्टमेंट के अंदर जो यूजर्स हैं वो कौन कौन से हैं, कैसे आपने उनको क्रिएट करना है, कैसे डिफाइन करना है। और एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कि एससीपी की जो इम्प्लीमेंटेशन होती है ना, ये टीम के तौर पे होती है।
ऐसा नहीं होता कि भाई एक फाइनेंस का बंदा उठ के चला जाए वहां पे जाके उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दे, या फिर एक आईटी का बंदा चला जाए, या फिर एमएम का बंदा चला जाए, या पीपी का बंदा चला जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले जो टीम इन्वॉल्व होगी वो आपकी होती है एबाप और बेसिस की टीम होती है, क्योंकि उनका काम क्या होता है कि पहले सर्वर को रेडी रखना, और फिर उसके बाद जो क्लाइंट्स को इंटरलिंक करना, और फिर उसके बाद नेक्स्ट काम आता है उनका फाइनेंशियल अकाउंटिंग वालों का काम आता है। अच्छा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बाद जो है डिफरेंट जो यहाँ पे मॉड्यूल से फिर उनका काम स्टार्ट किया जाता है। ओके, तो ये क्या होता है आपकी एक टीम वर्क के तौर पर आपस में काम करते हैं। तो हमने पहले फेज कंप्लीट कर दिया, सेकंड फेज पे हम काम करते हैं। सेकंड फेज ये होता है कि आपने एक मॉडल डिफाइन करके उनको प्रेजेंट करना है। आप मॉडल कैसे डिफाइन किया जाते हैं, मैं कोशिश करके आपको इंशाल्लाह एक सेशन दूंगा जिसमें हम आपको बताएंगे कि मॉडल क्या होता है। मॉडल बेसिकली इसको हम कहते हैं स्कोप ऑफ वर्क। तो जो हमारे पास रियल इंडस्ट्री का जो डाटा है वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ उसको स्क्रीन शेयर करूंगा, लेकिन आपको दे नहीं सकता बिकॉज ऑफ सम प्राइवेसी। तो उससे आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा कि भाई हाउ टू डिफाइन बिजनेस ब्लूप्रिंट फॉर एसएपी इम्प्लीमेंटेशन ओके इन इंडस्ट्री। अच्छा, आप इसमें स्कोप ऑफ वर्क भी इसमें मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ये है कि अब जैसे कि ये आपको एक ना कंप्लीट सर्वर सिस्टम आपको शो हो रहा है, और इसमें ये जो स्क्रीन है इसको हम कहते हैं यूज़र फ्रंट एंड यूज़र इजी एक्सेस। इस स्क्रीन में क्या होता है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने मॉड्यूल्स हैं, उन मॉड्यूल्स में जितने डिपार्टमेंट्स हैं, हर डिपार्टमेंट के अंदर सब डिपार्टमेंट्स हैं, फिर सब डिपार्टमेंट के अंदर इनकी डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। तो जैसे कि ये एमएम आ गया और परचेजिंग आ गया, परचेजिंग के अंदर परचेज ऑर्डर आ गया, फिर फलां इसकी जो भी है। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना हम यूजर्स को असाइन नहीं करते। यूजर्स को हम क्या क्या चीज़ें देंगे, यूजर्स को हम देंगे फॉर एग्जांपल परचेस है ना, परचेस डिपार्टमेंट के अंदर आपने कोई मुझे बता सकते हैं कि अभी मैंने जो आपको नंबर ऑफ यूजर्स का बताया था उसमें हमने परचेस डिपार्टमेंट के कितने यूजर्स डिफाइन किए थे, जल्दी से बताएं। एक चीज मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ जो रिकॉर्डिंग भी हो रही है, मैं आपको ना एक चीज की गारंटी दे सकता हूँ कि आप कामयाब हो सकते हैं। वो गारंटी क्या है कि जितनी आपकी एससीपी के ऊपर स्ट्रॉन्ग कमांड होगी ना प्रैक्टिकली, आप उतने कामयाब होंगे इंशाल्लाह, ये मेरी गारंटी है। आप सिर्फ दो चीजें आपसे मैं डिमांड करूँ, एक लॉजिक्स आपने इस पे फोकस करना है, कंसंट्रेट करना लॉजिक्स के ऊपर, क्यूज के ऊपर फोकस करना है। सेकंड, आपने इसकी प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करना है। प्रैक्टिस नहीं है तो कुछ भी नहीं है, लॉजिक्स क्लियर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ओके, क्योंकि यकीन करें मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह चूंकि इस फील्ड में हूँ, मुझे मालूम है कि यहाँ पे आपको जब आप क्लाइंट के साथ बातचीत करते हो ना, आपकी कम्युनिकेशन होती है, तो बहुत सी चीजें वहां पे आपको तभी समझ आती हैं जब आपकी लॉजिक्स क्लियर होती हैं, जब आपका प्रैक्टिकली एक्सपोजर स्ट्रांग होता है। और देखिए आप सब माशा से समझदार हैं, प्रोफेशनल्स हैं, टैलेंटेड हैं, इंटेलिजेंट हैं माशाल्लाह से, तो वो कहते हैं कि अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी है। तो मैं आप सबसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप सब इंशाल्लाह इस पे अपनी अच्छी ग्रिप को फोकस करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी से नवाजे। तो जहाँ भी आप जाएं तो वहाँ पे आप अपना एक लोहा मनवाएं, आपका एक वहाँ पे आपकी एक अच्छी रेपुटेशन डेवलप हो। वो तब पॉसिबल होगी जब आप इन दोनों बातों पे अमल करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि परचेज डिपार्टमेंट में लेट्स से कि आपके 10 यूजर्स हैं, हम क्या करते हैं, हम परचेज ऑर्डर को 2 दे देते हैं, 2 पीआर को देते हैं, और 2 इनको देते हैं, 2 4 6, 2 इसको दे दिया, 2 इसको दे दिया, 10 यूजर्स यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब परचेज ऑर्डर्स में जो लोग काम करेंगे ना, जो वर्कर काम करेंगे, उनको आपने ये टी कोड्स असाइन करनी है, ये प्लीज नोट कीजिएगा। ये जितनी टी कोड्स है ना, रिलीज डिस सॉरी इसमें रिपोर्टिंग जी, ये ये इंडस्ट्री में क्या होता है,
एक यूजर लॉगिन आईडी जैसे कि मैंने आपको प्रोवाइड किया, मैं आपको यहाँ पर जरा दिखा भी दूं ताकि आपको, आप लॉगिन करते ना तो आपको ना एक यूजर लॉगिन आईडी दिया जाता है, जैसे कि 600 आके यहाँ पे सेपरेट के बजाय मिस्टर हम लिखते हैं फरूक पीओ, और फिर यहाँ पे उसका पासवर्ड आ जाएगा। ओके, अच्छा, फिर उसके बाद क्या है, इमरान पी आर। अच्छा, उसके बाद क्या है, अहमद आर एफ क्यू। तो हर वर्कर को उसकी डेजिग्नेशन, उसके सब डिपार्टमेंट या उसके कंपोनेंट्स के मुताबिक उसका लॉगिन आईडी क्रिएट किया जाता है, और लॉगिन आईडी के बाद जो उसकी स्पेसिफिक टी कोड्स हैं ये उसको असाइन किए जाती हैं। दिस पॉइंट इज क्लियर। अब परचेज ऑर्डर फर्क, मिस्टर फर्क जो है ना वो परचेज ऑर्डर में ना, तो उन्होंने सिर्फ अपने इन्हीं टी कोड्स के ऊपर काम करने, इन्हीं टी कोड्स के ऊपर काम करेंगे वो। अगर मिस्टर इमरान है ना तो मिस्टर इमरान ने किस पे काम करने, पीआर के ऊपर। पीआर कहाँ पे, ये पीआर आ गई। तो मिस्टर इमरान को जो है वो ये इसकी जो है ना ये जो आपका लॉगिन आईडी होगा ना इमरान पीआर, तो उसमें आपको ये सारा सेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। और अहमद जो है उनको हम प्रोवाइड करेंगे लिस्ट ऑफ कोड आर एफ क्यू, उसके बाद लिस्ट डिस्प्लेस हैं, रिपोर्टिंग है, ये तमाम चीज़ें मिस्टर अहमद को प्रोवाइड की जाएंगी। और सलमान जो है, सलमान और जीएल, तो अकाउंटिंग कहाँ पे है, अकाउंटिंग ये आ गया, और सलमान के जो आईडी होगा ना उस पे उनको जीएल की ओए हो इसको सेपरेट कर दिया जाता है। अगर फाइनेंस मैनेजर है ना तो फाइनेंस मैनेजर के पास ये भी एक्सेस होगा, उनके पास ये भी एक्सेस होगा। ये देखें कितनी चीजें हैं ये ठीक जी। ये डॉक्यूमेंट देखें, ये पाक डॉक्यूमेंट देखें, अभी तो देखें, और उसके बाद ये वर्सर है और जीएल में, ओह माय गॉड, ये देखें। मिस्टर सलमान आपको नजर आ रहा है? जी जी बिल्कुल। ये देखिए आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना, मतलब ये देखिए आपके पास कितनी चीजें हैं। डॉक्यूमेंट एंट्री में आपके पास ये सब कुछ है, फिर उसके बाद आपके एरर्स, फिर आपके पास ये डॉक्यूमेंट, और उसके बाद आप आते हैं अकाउंट्स में, यहाँ पे रिपोर्ट्स आप जनरेट करते हो, फिर मास्टर डेटा के ऊपर आप काम करते हैं। तो अच्छा, अब इसमें क्या होता है, मिस्टर सलमान जो अगर फाइनेंस मैनेजर जो होंगे ना तो ये सब यूजर्स को डिफाइन करेंगे। सब यूजर्स का मतलब क्या होगा कि अथॉरिटी तो इनके ठीक है पास होगी, और इसमें सर। सलमान साहब क्या करेंगे कि ये मिस्टर ए को दे दिया, और दो तीन चीज़ें ये मिस्टर बी को दे दी, और एरर्स जो हैं ये किसी मिस्टर सी को दे दी, पाक डॉक्यूमेंट्स का मिस्टर डी को दे दी, और रिपोर्टिंग ये अपने पास आपने मेंटेन कर लिया, और जीरो अकाउंट्स ये मिस्टर ई को दे दी। और उसके बाद आप आते हैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन, ये भी आपके पास रहेगी। सही। तो इस तरीके से आपने हर चीज़ को कैटेगराइज करके, क्लासिफाई करके आपने जो यूजर्स इनको असाइन करना होते हैं। ओके, मैंने कल ना आपको एक बात बताई थी, लेवल्स ऑफ ट्रेनिंग, वो नीचे है ये देखें, यूजर्स लेवल। तो मैंने इसमें क्या कहा था, यूजर लेवल का काम क्या होता है, डेटा एंट्री करना। ओके, अब मुझे ये बताएं कि यहाँ पे डेटा एंट्री के अलावा कोई आपको और कोई चीज नजर आ रही है, यस और नो? देखें यहाँ पे जितने भी टी कोड्स हैं, ये जितने भी है ना, ये डेटा एंट्री का काम करना है। इसमें आप परचेज ऑर्डर को आप क्रिएट करते हो, फिर उसके बाद ये चेंज आ गया, डिस्प्ले आ गया, ये रिलीज का काम आ गया, ये लिस्ट डिस्प्लेस आ गई,
आपके पास जितने भी परचेज ऑर्डर्स की लिस्ट है, बाय वेंडर चेक कर सकते हो, बाय मटेरियल चेक कर सकते हो, बाय मटेरियल ग्रुप चेक कर सकते हैं, बाय ट्रैकिंग नंबर चेक कर सकते हो, बाय पी और नंबर चेक कर सकते हो। मीटो से इसमें जितने भी टी कोड्स हैं, टी कोड्स का मतलब ट्रांजेक्शन कोड्स, और ये जो यहाँ पे गिवन है ना, सर। ME2C, ME2B फला जो भी है, इनको हम कहते हैं टी कोड्स, ट्रांजेक्शन कोड्स कहते हैं। ओके, और ये ट्रांजेक्शन कोड हर एससीपी का ये यूनिवर्सल कोड्स है, ये हर इंडस्ट्री में यही चीज, यही कोड इस्तेमाल किए जाते हैं, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, तो मैंने आपसे जो भी अच्छा, ये बताइएगा कि इसमें जैसे और भी इसके जो हैं वर्जन, जैसे B1 वर्जन है, अरीबा वर्जन है, तो उसमें भी ये टी कोड अप्लाई होते हैं या उसके डिफरेंट होते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, उसमें ये टी कोड इस्तेमाल नहीं होते, उनके अपने टी कोड्स होते हैं। अच्छा, उनके हर उसके अलग अलग होंगे, जैसे एग्जैक्टली, जूल्स बिल्कुल, आपने बताया, एग्जैक्टली, उसके अलग होंगे, एस4हाना के अलग होंगे। ओके ओके। बिल्कुल। मजे की बात यह है कि उन तमाम B1 को आप देख लें, अरीबा को देख लें, जॉल को देख लें, सिग्नेवी को देख लें, ईसीसी को देख लें, उन तमाम की जो बेस होगी ना, वो एसवाहाना ही होगी, अच्छा अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। उसका मतलब देखें, ठीक। सबसे जो एक होता है ना, जो हेड, ये जो सरबरा होता है, जो सरदार होता है, वो आपका यही है, क्या उसे कहते हैं, ये एसफाहान। अच्छा अच्छा। और अगर आपने इस पे कमांड अपने स्ट्रॉन्ग कर ली ना, P1 आपके लिए आसान हो जाएगा, और उसके अलावा और क्या कहते हैं, रीबा भी आपके लिए आसान हो जाएगा, अरे, और जॉल भी वैसे अभी पाकिस्तान में तो नहीं आया, लेकिन वो भी आपके लिए आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। ये सबसे सबसे टेक्निकल और सबसे मुश्किल यही है, मुश्किल तो नहीं है, अलबत्ता ये कि अगर आपको लॉजिक समझ आ जाए तो फिर तो आपके लिए बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, अगर लॉजिक नहीं समझेगी ना, तो फिर ये भी कुछ भी नहीं समझ आएगा। अच्छा, तो मैं आपसे ये सवाल है कि ठीक। देखें, यहाँ पे जितने भी आपके पास लिस्ट शो हो रही ना, इसमें तमाम की तमाम चीजें जो हैं आपके फ्रंट एंड यूजर्स की हैं। इसके अलावा कोई और आपको इसमें कोई कोड शोड नजर आ रहा है? मीन मतलब कि इसमें आपने क्या काम करने हैं, फ्रंट एंड यूजर का काम करने हैं, यूजर लेवल का काम करने हैं, यानी डेटा एंट्री का काम करने हैं। अच्छा, अब अगला पॉइंट देखें, ये एक आपके पास आ जाती है ना, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग, आपने एक फर्स्ट एंट्री में अगर आपने पोस्ट करनी हो, अभी 50। तो भाई आप एंट्री तभी पोस्ट कर पाएंगे जब आपका बैक एंड के ऊपर कंपनी का कंप्लीट स्ट्रक्चर डिफाइन किया गया हो। फाइन। ठीक। ओके, तो बीइंग अ कंसल्टेंट आपने काम कहाँ से स्टार्ट करना है, आप काम स्टार्ट करेंगे लाइक है सर। एंटरप्राइज स्ट्रक्चर से। ओके, देखिए पहले कंपनी बनेगी, फिर उसकी कंपनी के जितनी भी बेसिक इंफॉर्मेशन है आप उसको ऐड अप करते हो, फिर उसके डिपार्टमेंट्स को आप डिफाइन करते हैं। मैं आपसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जितने भी बैंक है, कोई ऐसा बैंक है जिसका कोई ब्रांच कोड ना हो? जी, अगर सर, अगर अगर बैंक की ब्रांचेस हैं तो ब्रांच कोड होगा, अगर कोई एक ही ब्रांच है तो फिर एक। हाँ, मतलब कि कोई ऐसा बैंक नहीं जिसका कोई ब्रांच कोड ना हो, चाहे एक हो या मतलब डेफिनेट। कि हजार हो, ऐसी है ना। जी बिल्कुल। तो इसी तरीके से एसएपी जब सर भी, माइक्रो फाइनेंस बैंक का कोड कहाँ पे है सर? सॉरी, माइक्रो फाइनेंस बैंक, उसका तो कोई कोड ब्रांच कोड नहीं होता क्योंकि उसकी ब्रांच होती नहीं, वो ऑनलाइन होता है, तो फिर आप उसका आप कैसे डिफाइन करेंगे सर? वो कहते हैं कि मेजोरिटी इज अथॉरिटी, तो हम मेजोरिटी की बात करें, हम मतलब कि छोटे मोटे के हम कंसिडर सर नहीं करते। मेजोरिटी के सर ना होना सर, फिर देखें आपने सवाल किया कि ब्रांच कोड है, तो सर माइक्रो फाइनेंस को हाउ हाउ वी विल डिफाइन माइक्रो फाइनेंस देन सर? माइक्रो फाइनेंस फिजिकली, उसका भी तो अकाउंट होता है ना सर? माइक्रो फाइनेंस ये ऑनलाइन है सर, ऑनलाइन है, तो तो ऑनलाइन, उसका तो ब्रांच कोड है ही नहीं। देखिए ऑनलाइन जो है ना, ऑनलाइन वो इसमें आता नहीं है। ये इंशाल्लाह एक थोड़ा सा, ये मैं क्लास को ओवर करने के बाद मैं आपसे डिस्कस करूंगा, पहले इसको मैं जरा फिनिश कर दूं। अच्छा, तो मैं बात ये कर रहा था कि जिस तरीके से बैंक के ब्रांच कोड्स होते हैं ना, इसी तरीके से एसएपी जब भी क्लाइंट को अपना सॉल्यूशन या अपनी प्रोडक्ट सेल करती है, तो उस क्लाइंट का एक कोड डिफाइन करती है, जो कि क्लाइंट के पास भी रहता है और एसएपी के अपने सर्वर के, एसएपी के पास भी होता है, जो अपने सर्विस को मेंटेन करती है।
मीन टू से कि एससीपी के दो सर्वर्स होते हैं, एक सर्वर वो क्लाइंट को देगा, एक सर्वर एससीपी जर्मनी जो उसका हेड ऑफिस है वहां उसको मेंटेन किया जाता है। और एससीपी की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसको आप हैक नहीं कर सकते। आपको पता है ये सलमान, आपको तो माशा से आइडिया होगा, मिस्टर फरूक आपको भी आइडिया होगा, और मिस्टर इमरान आपको भी आइडिया होगा कि आप अगर देखना पिछले 15-20 सालों में तो दुनिया की बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जो हैकिंग की वजह से बर्बाद हो गई हैं। और इवन के 5-6 साल पहले भी मतलब कि एक रशियन कंपनी थी, काफी बड़ी कंपनी थी, वो हैक की वजह से मतलब कि बर्बाद हो गई। तो बहुत सी ऐसी मतलब कि कंपनी से जो थी वो बर्बाद हो गई हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप एक स्टडी कीजिएगा, रिसर्च कीजिएगा कि एससीपी की कोई भी कंपनी है ना जो एससीपी सॉफ्टवेयर यूज करी वो हैक में नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। इसका सबसे बड़ा एक बेनिफिट है। और इसी चीज की तो एससीपी ठीक ठाक चार्जेस लेते हैं। ठीक ठीक। तो आज जो हमने डिस्कस किया फेसिस, सॉरी आज का जो टॉपिक का जो मेन थीम था वो ये था जेडिस एंड रोल्स ऑफ एससीपी कंसल्टेंट। एससीपी कंसल्टेंट का काम क्या होता है, फिर आपने लाइसेंस को हमने डिस्कस किया, कौन कौन से लाइसेंस लाइसेंस होते हैं। फिर आपने जो आपने इंडस्ट्री में जब आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो तो आपकी प्री इम्प्लीमेंटिंग वर्किंग क्या होती है, और फिर कॉस्टिंग आप निकालते हैं, फाइनेंसिंग आप कर उसमें उनको बताते हैं, बजट आप उनको बताते हो, तो फिर उसमें कैसे निगोशिएट किया जाता है, कॉस्ट डाउन कैसे करनी है, कस्टमाइज सर्वर्स को आप कैसे इसको लेके आ सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे होते हैं ना वो आईटी वाले, तो आईटी में मेरे पास से 3 अच्छे कंसल्टेंट्स हैं। तो वो भी इंशाल्लाह अगर आप लोगों का कोई इरादा हो तो मैं इंशाल्लाह आपको उसमें भी इंगेज करूँगा प्रैक्टिकली फिजिकली, ताकि आपको ये भी चीज़ समझ आ जाए कि ये बहुत बड़ा चीज़ है जिससे आप जो है बहुत अच्छा एक अपना एक अपनी अर्निंग भी कर सकते हैं। डोमेस्टिक छोटे मोटे जो प्रोजेक्ट्स आते हैं ना, फॉर एग्जांपल कराची में, लाहौर में तो बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो B1 यूज़ कर रही हैं, तो आप उनको ये चीज़ ऑफर कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से आजकल आपको पता है कि पाकिस्तान में जो कस्टमाइज सॉल्यूशंस बहुत ज़्यादा इधर मार्केट में बैठे हुए हैं, आप उनके साथ एसोसिएट के तौर पे काम करके आप उनको भी ये ऑफर दे सकते हैं। बड़ी कंपनी के साथ भी आप काम कर सकते हो, मीडियम एंटरप्राइजेस के साथ भी आप काम कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद भी हमने ये देखा कि जो यूजर्स को आपने कौन कौन सी टी कोड्स असाइन करने होते हैं, और उसके बाद जो उसका प्रैक्टिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, मीन फेसेस क्या होते हैं। फेसेस में आज हमने डिस्कस किया फेज 1, फेज 2, और कल इंशाल्लाह हम फेज 3 डिस्कस करेंगे। इसका फेज 3 कहाँ पे है, फेज 3। तो फेज 3 में जैसे कि मैंने आज आपसे कहा ना कि कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं जो कि तमाम मॉड्यूल्स के लिए कम्प्लीमेंट्री है। अगर आप फिको का मॉड्यूल कर रहे हो उसके लिए भी कम्प्लीमेंट्री है। अगर आप एबाब का मॉड्यूल कर रहे हो या कोई भी आप मॉड्यूल के ऊपर काम कर रहे हो या कोई भी मॉड्यूल के आप कंसल्टेंट हैं, तो हर कंसल्टेंट के लिए ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो कंट्रोलिंग एरिया वर्जन, इसको मैं यहाँ पे ले करता हूँ। हाँ ये ले, ये मेरी ये जो 12 पॉइंट्स हैं ये तमाम कंसल्टेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद जो पॉइंट्स आते हैं ये आपके पास आ जाता है क्रिएशन जील अकाउंट, पोस्ट जनरल एंट्री, ये फिको के उसमें आते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अपना जो है एंटरप्राइज स्ट्रक्चर से प्रैक्टिकल इसको वर्क स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।